हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल से स्पेशली, क्योंकि केमिकल किनेटिक्स सबका कंप्लीट हो गया है बोर्ड लेवल का। बोर्ड लेवल के किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। तो आपको मैं एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस कर दे रहा हूं। उसके बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करना, और फिर मैं उसके बाद एडवांस जेईई मेन और नीट वाला सेक्शन डिस्कस होगा, और उसके बाद एडवांस। लेकिन एडवांस पढ़ाने से पहले कुछ मुझे और भी थ्योरी पढ़ाना है। मीन्स 2 वीडियो और लगेगा थ्योरीज पढ़ाने में, और उसके बाद एक वीडियो पे न्यूमेरिकल्स होगा जेईई मेन नीट का, एंड उसके बाद वाले वीडियो में एडवांस का। मीन्स 3 वीडियोस और होने वाला है इस टॉपिक पे। लेकिन पहले एनसीईआरटी बुक्स में जो न्यूमेरिकल्स आपका है 4.1 सिंपल न्यूमेरिकल्स है। इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। सब रेट का एक्सप्रेशन आपसे पूछ रहा है जो आपको पता है। 4.2 क्वेश्चन जो इसको आप देखो, 4.2 क्वेश्चन 4.2 फॉर द रिएक्शन 2A प्लस B एरो साइन A to B, the rate is equal to K concentration of A into concentration of B का होल स्क्वायर। ए रिएक्शन दिया हुआ है, इसका रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब K का वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे, K इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A is 0.1, कंसंट्रेशन B is this। मीन्स A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन गिवन है। A कंसंट्रेशन है 0.1 मोलारिटी, कंसंट्रेशन ऑफ B is 0.2 मोलारिटी। कैलकुलेट द रेट ऑफ, कैलकुलेट इनिशियल रेट। इनिशियल रेट डायरेक्टली पुट कर दो इसमें। रेट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट गिवन है, ए का कंसंट्रेशन गिवन है, बी का कंसंट्रेशन गिवन है, 0.2 पुट कर दो, निकल जाएगा इनिशियल रेट। फर्स्ट क्वेश्चन इनिशियल रेट है। इनिशियल रेट, रेट कांस्टेंट 2 × 10⁻⁶, ए का कंसंट्रेशन 0.1, बी का कंसंट्रेशन 0.2 का पावर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, calculate the rate of reaction after A is reduced to 0.06. Means you have to calculate rate when concentration of A is reduced to 0.06 molarity. Means A का concentration घट करके reduce होकर के इतना हो गया, उस समय रेट बताओ। तो आपको किसी भी टाइम पे रेट कैलकुलेट करने के लिए you should know 3 facts. 1, rate constant ऑलरेडी गिवन है। सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट दैट पॉइंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी एट दैट पॉइंट। तो रेट कांस्टेंट पता है, ए का कंसंट्रेशन पता है जहां रेट निकालना है। अब आपको पता करना है कि जब ए का कंसंट्रेशन 0.06 है तो बी का कंसंट्रेशन क्या है। तो कैसे निकालेंगे इसको जी? इनिशियल ए का कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.06 बचा हुआ है, तो रिएक्ट कितना कर गया? 0.04। रिएक्टेड अमाउंट ऑफ ए कितना हो गया? 0.04 मोलारिटी। तो हम लोग पता करेंगे कि ए का 0.04 मोलारिटी बी के कितने से रिएक्ट करेगा। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखेंगे। बैलेंस केमिकल रिएक्शन गिव्स 2 मोल ए कंबाइंड्स विथ 1 मोल बी टू प्रोड्यूस 1 मोल प्रोडक्ट। ए का 2 मोल बी के 1 मोल से कंबाइंड करके 1 मोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। इसका मीनिंग हुआ जितना मोल ए का प्रोडक्ट फॉर्म का, मीन्स प्रोडक्ट का 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए जितना मोल बी का यूज होगा उसका दुगुना ए का यूज होता है। मीन्स ए के मोल का हाफ बी का मोल यूज होता है। तो अगर ए का 0.04 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो बी का कितना कन्वर्ट होगा? 0.02 मोल। तो रिएक्टेड अमाउंट ऑफ बी B is equal to 0.02। तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is 0.06, तो B का बचा हुआ कितना है? तो 0.2 - 0.02, तो कितना हो जाएगा जी? 1.8 मोलारिटी। इस तरीका से बी का पता हो गया, पुट कर दो इसमें। रेट इज इक्वल टू
रेट कांस्टेंट में इसका वैल्यू 2 × 10⁶, ए का कंसंट्रेशन 0.06, बी का कंसंट्रेशन 0.18 होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो सिंपल पैटर्न के हैं। मीन्स 4.3 डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, जीरो ऑर्डर गिवन है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2NH2 इफ के इज दिस, तो क्लियर है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होने का मीनिंग हुआ कि रिएक्शन रेट किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा, और दिया हो तो इस तरह से आप N2 और H2 के रेट ऑफ प्रोडक्शन को आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें रेट दिया हुआ कंसंट्रेशन के टर्म्स में, फिर आप तो इसको भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं एक अलग टाइप का जो क्वेश्चन है वो 4.12। इसमें डेटा आपको फिल करना है। For the reaction between A and B is a first order with respect to A and zero order with respect to B. A plus B product rate is equal to rate constant A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर मीन्स कंसंट्रेशन A का पावर 1 एंड B के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का मीनिंग हुआ कि B रिएक्ट कंसंट्रेशन मीन्स रेट ला एक्सप्रेशन से आउट हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ A ओनली प्रेजेंट रहेगा। इस बेसिस पे आपको टेबल को फिल करना है, क्वेश्चंस बुक में दिया हुआ है। अब कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B और यहां पे है रेट। ये 0.1 है, 0.1 2 × 10⁻²। यह ब्लैंक है 0.2 4 × 10⁻², 0.4 0.4 ब्लैंक ब्लैंक 0.2 2 × 10⁻²। अब इसमें आपको ब्लैंक जो फिल करना है, तो देखो जी बी के रिस्पेक्ट ऑर्डर 0 है, इसका मीनिंग हुआ कि बी के कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट पे कोई इफेक्ट होगा नहीं। फर्स्ट केस में 0.1 0.1 रेट दिस। अब आपने बी के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया, रेट भी 2 टाइम्स हो गया, लेकिन यू नो बी के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बी के कंसंट्रेशन को दुगना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट चूंकि रेट 2 टाइम्स हो रहा है, सो ए के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करना होगा, बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो कितना हो जाएगा 0.2, मीन्स यहां पे आपका होगा 0.2। नेक्स्ट, अब आप ए के कंसंट्रेशन को आपने 4 टाइम्स कर दिया, बी को भी 4 टाइम्स किया, तो बी के 4 टाइम्स करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट ए को आपने 4 टाइम्स किया है, तो रेट भी 4 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स 4 × 2 × 10⁻², मीन्स 8 × 10⁻² हो जाएगा। तो इसमें देखो जी रेट आपका सेम वही है, बी के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया गया है, रेट लेकिन चेंज नहीं हुआ, तो ए का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, तो 0.1 हो गया। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट आंसर ऑफ सच क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.14। दिस क्वेश्चन में बोल रहा है द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ C14। C14 एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है आप सब थोड़ा बहुत पढ़े हो, और इसको मैं रेडियो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाऊंगा रेडियो एक्टिविटी को डिटेल में। तो C14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसका टी और रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, पहले मैं बताया हूं आपको। इसका टी-हाफ है, टी-हाफ इज 5730 ईयर्स। An archaeological artifact containing wood had only 80% of C14 found in living tree
एस्टिमेट द एज ऑफ सिंपल, हम लोग किसी वुड के लकड़ी के टुकड़ा का एज पता कर सकते हैं, जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग बोलते हैं। कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से इसका एज पता करते हैं। वो कैसे जी? तो उसका रीजन यह है कि जब भी कोई लाइव ट्री है, मीन्स जो प्लांट है आपका लाइव ट्री है, तो लाइव ट्री के अंदर C14 का जो कंसेंट्रेशन होता है कांस्टेंट होता है। कंसेंट्रेशन ऑफ C14 इज कांस्टेंट। हाउ? तो होता यह है कि लाइव ट्री जो आपका है वो फोटोसिंथेसिस मेथड से आपके CO2 इनहेल करता है और CO2 से अपने अंदर एनर्जी डेवलप करता है। तो CO2 जो एटमॉस्फेयर से CO2 आता है, वो CO2 से C14 इनटेक होता है। लाइव प्लांट एटमॉस्फेयर से C14 लेता है, मींस फोटोसिंथेसिस मेथड से। इसमें CO2 से वह अपने अंदर एनर्जी डेवलप करता है, तो C14 इनटेक करता है, लेता है। बट C14 इज ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, मींस इट इज अनस्टेबल। सो लाइव प्लांट से C14 डिसइंटीग्रेट होकर बाहर में निकलता है। मींस कंटिन्यूअसली जितना भी लाइव प्लांट है दुनिया में, ट्री है, सब कंटिन्यूअसली C14 ही लेता है और C14 बाहर निकालता है। तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इक्विलिब्रियम की वजह से ट्री के अंदर C14 का जो कंसंट्रेशन होता है, कार्बन 14 का जो कंसंट्रेशन होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। और साइंटिस्टों को बात पता है कि एक लाइव प्लांट में C14 का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो हमें पता हो गया, मींस ये नोन रहता है, एनोन है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है, आर्कियोलॉजिकल मींस पुरातत्व विभाग का एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, जिसका एज पता करना है। उसका दिया हुआ है कि अभी प्रेजेंट में उस लकड़ी के टुकड़ा में C14 लाइव ट्री के रिस्पेक्ट में 80% है। मींस आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ C14 फाउंड इन लिविंग ट्री। लिविंग ट्री जो आपका है, जो लाइव ट्री है, उसके रिस्पेक्ट में उसमें 80% C14 है। तो आप उसका बताओ एज क्या होगा, मीन्स कितना दिन पहले वो ट्री कट के लकड़ी बना होगा, वुड बना होगा। तो निकालने का कोई तरीका है। वी नो दैट T इज इक्वल टू 2.303 बाई K log, याद होगा आपको, R0 बाई R0 is initial concentration, R concentration of reactant at time T, तो इस वही टाइम T निकलेगा। यह हुआ C14 का इनिशियल कंसंट्रेशन, और अभी कितना है जी, 80% है। मींस प्रेजेंट में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें R जो है वो R0 का 80% है। इस कितना हो गया जी, 0.8 R0। अब इसे पुट कर दो, K निकाल लोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो T हाफ से आप K निकाल लोगे। K इज इक्वल टू 0.693 बाई दिस, ईयर्स, तो ईयर्स इनवर्स हो जाएगा। अब इसे पुट कर दो सबको, तो T इज इक्वल टू हो गया 2.303 बाई दिस 2.693 बाई 5730 इंटू लॉग R0 बाई 0.8 R0। इस तरह सॉल्व कर दो, जो आएगा आंसर होगा। यही तुम्हारा इस आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट का एज होगा। दिस मेथड इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड से हम लोग, कार्बन डेटिंग मेथड्स में किसी भी आर्कियोलॉजिकल फैक्ट का लाइफ पता करने के, टी पता करने के लिए 2.33 बाई K log, अब R0 की जगह पे लिखेंगे हम लोग C14 इन लिविंग ट्री बाई कंसंट्रेशन ऑफ C14 इन प्रेजेंट वुड। हो गया, जो आएगा वो यही, इस मेथड को बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। इसे एज पता चल गया यार, कार्बन
डेटिंग मेथड, इससे हम लोग किसी वुड का डेट एज पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.17। 4.17 क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज स्ट्रोंशियम 90। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में एक स्ट्रोंशियम 90 प्रोड्यूस हो रहा है विथ हाफ लाइफ टाइम। इस स्ट्रोंशियम 90 इज ऑल्सो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। इट्स टी हाफ इज 28.1 years. If 1 microgram of strontium 90 was absorbed in the bone of a newly born baby instead of calcium, how much it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? Means question बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस स्ट्रोंशियम 90 प्रोड्यूस हुआ, इमिट हुआ, और यह रेडियोएक्टिव एलिमेंट एक न्यूली बॉर्न बेबी, जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है, वह इस रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लिया। मीन्स स्ट्रोंशियम 90 उसके बॉडी के अंदर चला गया कैल्शियम की जगह पे, क्योंकि न्यूली बॉर्न बेबी मीन्स कोई भी आदमी के बोन्स के अंदर कैल्शियम रहता है। अब कैल्शियम की जगह पे स्ट्रोंशियम चला गया। यह कितना गया जी? 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम 90 को एक न्यूली बॉर्न बेबी ऑब्जर्व कर लिया, उसका बोन्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 years एंड 60 years। मीन्स उस बच्चा को 10 साल बाद उसके बोन्स में कितना स्ट्रोंशियम प्रेजेंट होगा और 60 years के बाद कितना प्रेजेंट होगा। यू हैव टू कैलकुलेट इट। मीन्स ये स्टोरी बनाया हुआ है, बट अल्टीमेट जो चीज है आपको पता करना यह है कि टाइम दे दिया है कि 10 years के बाद कितना प्रेजेंट होगा रिएक्टेंट का अमाउंट, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का यह हो गया, दिस इज योर रिएक्टेंट, यही बच्चा के बोन्स के अंदर प्रेजेंट है जो डिसइंटीग्रेट होगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1 माइक्रोग्राम एंड यू हैव टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम 90 इन बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी आफ्टर 10 years। तो टी पता हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, टी हाफ से रेट कांस्टेंट निकाल लोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम टी तो पक्का निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है इस टी हाफ से क्या निकालोगे, रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वी नो दैट t is equal to 2.303 by t log r नॉट बाई r। एक और बात, r नॉट बाई r ये रेशियो है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मोलारिटी ही होगा। हाँ, दोनों का सेम होना चाहिए यूनिट। अगर ऊपर वाला मोलारिटी नीचे वाला मोलारिटी, ऊपर वाला मोल नीचे वाला मोल, ऊपर वाला ग्राम नीचे वाला ग्राम, ऊपर वाला केजी नीचे वाला केजी, ऊपर वाला मिलीलीटर नीचे वाला मिलीलीटर, सेम यूनिट में दोनों होना चाहिए। दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है कि मोलारिटी कंसंट्रेशन होना चाहिए, यहां पे ऐसा नहीं, क्योंकि रेशियो है ये। तो इनिशियल कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम में है, फाइनल वैल्यू माइक्रोग्राम में ही कैलकुलेट करेंगे। तो पुट करते हैं, की का वैल्यू वहां से रख देंगे 0.693 बाई 28.1, 2.303, टाइम है 10 years, इधर भी ईयर्स में है तो ईयर्स में रहने देंगे। लॉग ये आपका है 1 माइक्रोग्राम और ये आपको निकालना है। इसको सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वो होगा माइक्रोग्राम में। इस तरह से आफ्टर 60 years में यहाँ पे 60 रख देना। केमिकल काइनेटिक्स का जो कैलकुलेशन होता है काफी कैलकुलेटिव होता है, यहाँ पे लॉग टेबल भी देखना पड़ता है। इसलिए मैं आपको इसी टॉपिक में क्वेश्चन 2-4 और कराने के बाद मैं लॉग टेबल देखना भी आपको बता दूंगा, कैसे कैसे लॉग टेबल देखते हैं, वो बहुत ही जरूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.20 and 4.21 are best question of this chapter। केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस है सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ये दोनों है। आप गौर से देखो, 4.2 में क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, एजो आइसोप्रोपेन यह कंपाउंड है,
नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को एजो बोलते हैं, एजो कंपाउंड। एजो आइसोप्रोपेन एजो आइसोप्रोपेन यह है। डिकम्पोज होकर के हेक्सेन एंड नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है 543 टेम्परेचर पे, 543 केल्विन टेम्परेचर पे। इसको हीट करने पे हेक्सेन में कन्वर्ट हो रहा है, हेक्सेन C6H14 प्लस N2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इस टेम्परेचर पे ये भी गैस में ही रहेगा, ये भी गैस में है। अब टेबल एक दिया हुआ है टाइम और प्रेशर का, मीन्स टेबल को देखो यार, टेबल टाइम और प्रेशर में दिया हुआ है। टाइम प्रेशर, प्रेशर है mm of Hg एंड टाइम इन सेकेंड। टाइम 0, प्रेशर 35, टाइम 360, प्रेशर 54, टाइम 720, प्रेशर 63। टेबल आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। विदाउट नोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यू कांट कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आपसे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, और रेट कांस्टेंट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको ऑर्डर पता ना हो। तो ऑर्डर पता करने के लिए क्या करेंगे? तो याद होगा मैं आप सबको बताया हूं हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, तो मैंने बताया था रेट कांस्टेंट मेथड। तो आपको दो अलग अलग टाइम पे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा, और दोनों रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर ऑलमोस्ट सेम होगा तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, और फिर जब फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो दोनों रेट कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू जो होगा वो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग? दो अलग अलग टाइम पे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, और किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? तो फर्स्ट ऑर्डर का। यू शुड ऑलवेज ट्राई एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमेशा आपको यह कोशिश करना चाहिए कि यह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन जो आपको मिलेगा एग्जाम्स में वो फर्स्ट ऑर्डर का ही रहेगा। चलिए यहां भी हम लोग कोई चेक करते हैं, बट ये प्रेशर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो डेटा के अकॉर्डिंग है T = 0। T0 ने क्या मीनिंग हुआ है? जिसमें रिएक्शन स्टार्ट करोगे, रिएक्शन वेसल एज ओनली रिएक्टेंट, नो प्रोडक्ट्स। जो भी प्रेशर दिया हुआ है T = 0 पे, वो आपके रिएक्टेंट का प्रेशर होगा, मीन्स ये जो आइसोप्रोपेन का प्रेशर होगा, और यह प्रेशर आपका कितना हो जाएगा जी? ये है 35, ये 0 हो गया। एट T = 360। अब ऐसे जनरल टी पे निकाल लेते हैं, टाइम टी। एट टाइम टी मान लो इसका पी प्रेशर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना है इसका? तो 35 - पी। इसका फॉर्म कितना हुआ? पी। इसका फॉर्म कितना होगा? पी, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि इसका 1 मोल डिकम्पोज होगा, तो इसका 1 प्रोड्यूस होगा। मैं भी आपको बता रखा हूं कि गैसियस रिएक्शन के केस में जो मोल होता है, उसको जो मोल का प्रोपोर्शन होता है वही पार्शियल प्रेशर का ही प्रोपोर्शन होता है, इसलिए आप पार्शियल प्रेशर को मोल जैसा ट्रीट कर सकते हो। तो इसे ही मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एट T = 360 सेकेंड टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 54। तो 54 किसका हुआ? टोटल प्रेशर हुआ। टोटल प्रेशर तो 35 - P + P + P, तो कितना हो गया जी? 35 + P
और एक किसके इक्वल हो गया 54 के। तो इस तरह से P निकाल लोगे आप, P इज इक्वल टू 54 माइनस 35। आप P निकाल लिया, जब P निकल जाएगा तो 35 P जो हो जाएगा आपका रिएक्टेंट का प्रेशर एट टाइम 360। तो इस पे आप रेट कांस्टेंट K1 निकाल लोगे। फिर इसी तरह से एट T 720 करके उस समय K2 निकाल लोगे। दोनों का वैल्यू देखोगे कि दोनों लगभग सेम है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, ये है फर्स्ट ऑर्डर होगा ही, दोनों का वैल्यू सेम आएगा ही। अब उसके बाद K1 K2 का एवरेज होगा और तुम्हारा क्या रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को बनाने का ही तरीका है। जैसे आप 55 में से 54 में से कितना आपको माइनस करना है, 35 करना है। 9 19 तो 19 हो गया। अब यहां पे लेट रेट कांस्टेंट एट T इक्वल 360 सेकेंड इज K1। तो K1 निकाल लेंगे। K1 इक्वल क्या होगा 2.303 बाई K सॉरी T1। तो T कितना है 360 लॉग R0 बाई R। R0 क्या है, इनिशियल क्या है 35। 360 टाइम पे कितना है जी, तो 35 माइनस P, तो 35 माइनस 19। इस तरह से आप K1 निकालो। फिर इस तरह से K2 निकालना। K2 कहाँ निकालना, जब T 720 हो जाए और K1 K2 अप्रोक्सीमेटली सेम होगा तो प्रूफ हो गया कि रिएक्शन क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर हुआ। जब फर्स्ट ऑर्डर प्रूफ हो जाएगा तो K1 K2 का एवरेज होगा, वो आंसर होगा। नेक्स्ट इज 4.21, ये भी जस्ट 4.20 के जैसा ही है। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट, इसमें फर्स्ट ऑर्डर मेंशन कर चुका है क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 Cl2। SO2 Cl2 आपका हुआ सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ये डिकम्पोज होकर के SO2 गैस एंड Cl2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सल्फ्यूराइल क्लोराइड इसका भी एक टेबल दिया हुआ है। टेबल है टाइम और प्रेशर का, टोटल प्रेशर, प्रेशर ATM में है, टाइम सेकेंड में है, टाइम 0 प्रेशर 0.5, टाइम 100 प्रेशर 0.6। Here calculate the rate of reaction when total pressure is 0.6, total pressure is 0.65 ATM। यहां पे क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है जी, रेट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 ATM। इस प्रेशर पे आपको कैलकुलेट निकालना, रेट कैलकुलेट करना है। तो ये टोटल प्रेशर पे आपको रेट कैलकुलेट करना है। तो टोटल प्रेशर पे रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो रेट कैलकुलेट करने के लिए किसी केमिकल रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए रेट कांस्टेंट पहला। फिर आपको पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो पता है 1 है। और फिर आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स यह दिया हुआ टोटल प्रेशर, मीन्स दिस इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट्स। आपको जब टोटल प्रेशर इतना हो उस समय पता करना होगा कि SO2 Cl2 का प्रेशर कितना है, वो निकाल लो, रेट कांस्टेंट निकाल लो, फिर आंसर हो जाएगा। देखो अब यहां भी वही कहानी, इनिशियल प्रेशर कितना हुआ है इसका 0.5 एट T इज इक्वल टू 0, इसका प्रेशर 0.5, इसका 0.0, क्योंकि रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो ओनली रिएक्टेंट रहता है। एट टाइम T ये आपका है जब T 100 है उस समय टोटल प्रेशर हो गया 0.6। तो मानेंगे इसका SO2 Cl2 का P प्रेशर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना
0.5 माइनस पी। स्टोकियोमेट्री ऑफ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका 1 मोल इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, मीन्स इसका 1 मोल डिकम्पोज होकर के इसका 1 और इसका 1 प्रोड्यूस करेगा। इसका पी प्रेशर डिकम्पोज होकर के इसका पी प्रेशर इसका पी प्रोड्यूस करेगा। सो पीपी टोटल प्रेशर 0.5 माइनस पी प्लस पी तो पी से पी कैंसिल हो गया 0.5 प्लस पी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब टी 100 सेकेंड से आए थे किसके इक्वल होगा जी 0.6 के, तो पी इक्वल टू कितना हो गया 0.1। अब इस 0.1 आपको पता चल गया। अब इसके हेल्प से आप रेट कांस्टेंट निकालो। पहले वी नो दैट K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी कितना हो गया जी 100 सेकेंड। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.5, कंसंट्रेशन एट टाइम 100 सेकेंड कितना होगा 0.5 माइनस 0.1 क्योंकि P 0.1 आया है। इसको सॉल्व करो K निकल जाएगा और उस K को यूज करके फिर रेट निकालोगे। तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए करना होगा टोटल प्रेशर मीन 0.5 प्लस पी को 0.65 के इक्वल करना होगा और फिर वहां से पी निकालना होगा। वो जो पी आएगा उस पी से 0.5 माइनस पी करोगे तो आएगा रिएक्टेंट का प्रेशर और उसको पुट करोगे तो फिर रेट निकलेगा। और इस तरह से रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंस्टेंट प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1 करोगे तो आंसर हो जाएगा। तो ये आपको करना होगा, मीन्स एक स्टेप और आगे जाना होगा। इस क्या बोला आप समझ रहे हो ना। अब टोटल प्रेशर को उसके इक्वल करो, फिर वहां से पी निकालो और पी निकालने के बाद 0.5 माइनस पी जो होगा वो होगा SO2Cl2 का प्रेशर जब टोटल प्रेशर इतना है तब, और फिर रेट के एक्सप्रेशन से निकल जाएगा क्योंकि रेट कांस्टेंट आप कैलकुलेट कर लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.26। The decomposition of hydrocarbon follows the equation K is equal to 4.5 10 to the power 11 per second e to the power minus 28000 K oblique T। कैलकुलेट EA। ये कैलकुलेट करना है आपको। ये इक्वेशन देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि अब अरहेनियस इक्वेशन है, तो अरहेनियस इक्वेशन से जो कंपेयर करेंगे, अरहेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT से कंपेयर करते हैं। तो K की जगह पे K है, E प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यहां पे है तो A के इक्वल ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 4.5 10 टू द पावर 11। अब 1 बाई टी का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 1 बाई टी कोफिशिएंट है माइनस EA बाई R और यहां पे क्या है माइनस 28,000। तो ये बाई आर इज इक्वल हो जाएगा 28,000, फिर ये इज इक्वल हो गया 28,000 इंटू आर का वैल्यू आपको पता है 8.314। कैलकुलेट कर लो आंसर हो जाएगा, जूल में आएगा आंसर। लेकिन अब कई सारे स्टूडेंट्स के यहाँ प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे के क्या है, उनको लगता है के 1000 हो गया। नहीं, एक के टी का यूनिट है, टी का यूनिट केल्विन। जिस तरह से कहीं पे लिखा रहता है मैं लिखता हूं कंसंट्रेशन और ऑब्लिक में लिखता हूं मोलारिटी, इसका मीनिंग हुआ कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है मोलारिटी है। उस तरह से एक्चुअल में यह इसके नीचे टी है टेम्परेचर है, इसका यूनिट क्या है केल्विन है, तो उलट के ऊपर चला गया इसलिए ऐसा हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर यह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन
इज वेरी वेरी कैलकुलेटिव। 4.29 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट फॉर इट्स 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10 to the power 10 per second, calculate K at 318 Kelvin and EA. मीन्स आपसे बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट निकालो 318 केल्विन पे। तो किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकालने के लिए आपको और क्या पता होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेट करना आपको के है, ए इंटू द पावर माइनस ई ए बाई आर ए टी होता है फॉर्मूला। वी हैव टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 318 केल्विन। तो टेम्परेचर पता हो गया, पुट कर दोगे। ए पता होना चाहिए, इज गिवन, ए दिया हुआ है, टी पता है, आर पता है आपको। अगर ये पता हो जाए तो के निकाल लोगे। तो अल्टीमेटली आपको कैलकुलेट करना क्या है, ई ए। अब उसके लिए बोल रहा है कि रिएक्शन का 10% 298 केल्विन टेम्परेचर पे 10% कंप्लीशन में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम में 308 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन का 25% कंप्लीट हो रहा है। ये डेटा दिया हो, इस डेटा का इस्तेमाल करके मुझे निकालना है ई ए। देखो मैं कैसे लिखूंगा, आप सबको मैं सिखाया हूं कि 10% निकालने का फॉर्मूला 2.303 बाई के का किस टेम्परेचर पे है जी, 298 केल्विन पे। लॉग में बताया था 1/1 माइनस जितना परसेंट होगा उतना 1 माइनस 10%। तो 10% कितना हो जाएगा, 10/100, तो 1/10 हो गया, करोगे हो गया 10/9। अब आई टी इक्वल टू 308 केल्विन, 25% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, तो 2.303 बाई के किस टेम्परेचर पे, 308 केल्विन पे। लॉग 25% का मीनिंग हुआ 1/1 माइनस 25/100। 25/100 का मीनिंग क्या हुआ आपका 1/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 4/3 हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल कर दिया मैं। 8 वैल्यू कट गया, के 308 केल्विन ऊपर इधर में फेंक दिया तो ऊपर आ गया, नीचे हो गया, मिस रेशियो हो गया के का अलग अलग टेम्परेचर पे, और इधर आ गया लॉग 4/3 लॉग 10/9। इसका वैल्यू टेबल से देख करके आप लिख लोगे, आपको टेबल से देख करके इसका वैल्यू आप लिख सकते हो। मैं बताऊंगा हाउ टू सी टेबल, लॉग टेबल। ये तो वैल्यू में निकल जाएगा। अब इस के 308 को मैं लिख दिया आर्हेनियस की इक्वेशन में, ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर 308, इसको मैं लिख दिया ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर इंटू 298 केल्विन। अब इसको सॉल्व करो, ये तो आपको मिल जाएगा इसका वैल्यू, ए कैंसिल हो गया। अब ई का पावर दोनों में है तो इसको लॉग ले लो, फिर लॉग में आ जाएगा, फिर लॉग से करने पे आपको ये निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करोगे यहां से आ जाएगा, फिर ये को पुट करके फिर के निकाल लोगे। तो ये तरीका है, लेकिन ऑल टुगेदर जो मैं क्वेश्चन बताया हूं मैक्सिमम में लॉग टेबल आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं बताने जा रहा हूं कि लॉग टेबल आप कैसे देखोगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू सी लॉग टेबल। लॉग टेबल कैसे देखते हैं मैं बताने जा रहा हूं, तो गौर से देखो जी। इस मान लो आपको देखना है लॉग 34.48 का वैल्यू। लॉग का जो वैल्यू हम टेबल से देखकर लिखते हैं वो ऑल वैल्यूज डेसिमल के बाद का रहता है। अब लॉग टेबल देखने के लिए किस तरह से क्या करते हैं, तो जो जितने भी मतलब डिजिट है यहां पे सबसे पहला काम करते हैं हम लोग कि लॉग टेबल से जो टेबल्स देखकर लिखोगे सब डेसिमल के बाद वैल्यू रहेगा। तो सबसे पहला काम है कि हम लोग देखते हैं जिसका टेबल जिस देखना है लॉग का वैल्यू, वो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं। तो इसमें डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है जी, 2 है। तो डेसिमल से पहले जितना डिजिट्स होगा उससे 1 कम करके यहां लिख देंगे। तो 2 में से 1 माइनस करो क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिख दिया और ये डेसिमल दे दिया। अब इस डेसिमल का वैल्यू खत्म हो गया। डेसिमल से पहले वाले को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और डेसिमल के बाद वाले वैल्यू को बोलते हैं मैंटीसा। अब जैसे ही डेसिमल के पहले के डिजिट्स के नंबर को आपने काउंट किया और उससे 1 लेस करके यहां राइट किया और फिर यहां डेसिमल दे दिया, अब ये डेसिमल वैल्यू खत्म हो गया। अब होता क्या है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स
टेबल जो देखते हैं उसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, रो। इसके बाद वाला डिजिट रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और इसके बाद वाला डिजिट रिप्रेजेंट करता है मीन डिफरेंस को, इसके बाद अगर कोई डिजिट रहता तो किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मीन्स लॉग टेबल से देखने के लिए, मीन्स किसी लॉग के वैल्यू को देखने के लिए उसमें 4 डिजिट ही रहना चाहिए। 4 ज्यादा रहेगा तो हमारे लिए बेकार है। फर्स्ट 2 डिजिट से देखेंगे हम लोग किस रो का है वो, 3rd डिजिट से कॉलम पता चलता है, और 4th से मीन डिफरेंस। अब आई मीन टू से, अब आपको 34 वाले रो का कॉलम नंबर 4 वाले का वैल्यू देखना होगा। तो देखो यहाँ पे टेबल आपके पास होगा, आप देख सकते हो। तो 34 मीन्स 10 से शुरू हो रहता है लॉग, तो 34 वाले रो का मीन्स 10, 11, 12 यहाँ पे है, तो आ गया 34। और यहाँ पे कॉलम है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक है, और फिर मीन डिफरेंस के बाद होता है 1 से लेकर 9 तक। तो 34 वाले कॉलम का 34 वाले रो का 4 वाले कॉलम को मैं देख रहा हूं। 34 रो का 4 वाले कॉलम का वैल्यू है 5366। ये डेसिमल के बाद का ही है। टेबल से जो भी देखकर आप राइट करते हो, ऑल आर आफ्टर डेसिमल नंबर। डेसिमल के बाद का ही वो नंबर रहता है। डेसिमल से जो पहले लिखा जाता है वो हम लोग डायरेक्टली राइट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट। अब 8 मीन डिफरेंस बताता है, तो उसी रो में आप आगे बढ़ो। 34 वाले रो में मैं आगे बढ़ रहा हूं और 8 वाला मीन डिफरेंस देख रहा हूं। तो 8 वाला मीन डिफरेंस है आपका 10 मीन्स 10 है। इसमें ऐड कर देंगे 10, 6, 7, 3, 5.1। ये हमारा आंसर हो गया। मीन्स लॉग 34.48 का वैल्यू होगा 1.5376। अब मान लो तुमसे पूछा जा रहा है लॉग 344.8 का वैल्यू बताओ क्या होगा। फिर वही कहानी, डेसिमल से पहले डिजिट काउंट करें कितना है। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रेजेंट बिफोर डेसिमल? 3 डिजिट्स है। 3 से 1 कम करो क्या हो जाएगा? 2। हियर वी राइट 2 एंड पुट डेसिमल। अब ये डेसिमल खत्म हो गया। अब इसका वैल्यू देखेंगे वैसे ही, फर्स्ट 2 डिजिट्स रिप्रेजेंट करेगा रो को, इसके बाद वाले कॉलम को, इसके बाद मीन डिफरेंस को, तो सेम यही हो गया। तो ये वैल्यू यहां से देखकर लिख दो, क्या है जी? 5376। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि कैलकुलेट 3448.567, क्या करेंगे? डेसिमल से पहले डिजिट को काउंट करें, कितने हैं जी? 4 है। 4 से 1 माइनस कर दो, क्या होगा? 3 पॉइंट। अब डेसिमल खत्म हो गया। फर्स्ट 2 डिजिट्स रिप्रेजेंट रो, 3rd डिजिट रिप्रेजेंट कॉलम एंड 4th मीन डिफरेंस, एंड रेस्ट डिजिट्स नथिंग रिप्रेजेंट। ये हमारे लिए बेकार है, क्योंकि 4 डिजिट तक ही हम लोग टेबल देख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई डिजिट है तो उस डिजिट का टेबल देखने में कोई यूज नहीं है। तो फिर सेम वही हो गया, तो डायरेक्टली लिख दो 5376। मैं यह बताना चाह रहा हूं कि डेसिमल के आगे पीछे होने से लॉग का जो वैल्यू आप लिखते हो उसमें डेसिमल के पहले वाले नंबर में बदलाव होगा, बाद वाला सेम वैसे ही रहेगा। क्योंकि डेसिमल से पहले जो राइट करते हो वो आप खुद लिखते हो और टेबल से देखकर नहीं लिखते हो। अब नेक्स्ट, मान लो log 2 का वैल्यू देखना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं। log 2 अगर देखना है तो आप इसको लिख सकते हो log 2.000 अपने मर्जी दो, इसको ऐसे लिख सकते हो। डेसिमल से पहले कितना डिजिट है जी? 1 से 1 माइनस करो, 0 हो गया, तो 0 यहां दे दो। अब डेसिमल खत्म हो गया। फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट करेगा रो को, मीन्स 20 वाले रो का 0 वाले कॉलम का वैल्यू क्या होगा देखने जा रहे हैं हम लोग।
तो 20 रो के जीरो वाले कॉलम का वैल्यू है 0.3010। मीन डिफरेंस जीरो का कुछ होता नहीं है। अब मान लो अगर आपको लिखना है log 20 का वैल्यू देखना है तो फिर क्या करेंगे, वही खुद से लिख देंगे log 20.00। डेसिमल्स पहले कितने डिजिट्स हैं, 2 है, 2 से 1 कम कर दो 1 पॉइंट, इसके बाद वाला सेम वही रह जाएगा। अब अगर आपको देखना है log 0.3487 का वैल्यू तो क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल से पहले अगर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो डेसिमल को 1 डिजिट आगे करेंगे। डेसिमल को 1 डिजिट जब भी आप आगे करते हो 10 का पावर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दिया। अब log m इंटू n का फॉर्मूला लगा दो, इक्वल होगा log 3.487 प्लस log 10 टू द पावर -1। तो log 10 का पावर -1 log m का पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक, इसको इक्वल हो जाएगा log 3.487 माइनस log 10। log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक, इसको इक्वल हो जाएगा log 3.487 माइनस 1 हो गया। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। मीन्स मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि डेसिमल से पहले अगर कोई डिजिट नहीं है तो 1 डिजिट आगे बढ़ा दो और -1 कर दो। मीन्स अगर आपसे कोई बोलता है इस तरह से कि log 0.2487 का वैल्यू निकालो, मतलब आपको क्या करना होगा, log 2.487 का वैल्यू निकालना है, -1 कर दो, हो गया। तो ये वैल्यू आप निकालना जानते हो, इसको लिख दो, 1 माइनस कर दो, हो गया। तो इस तरीका से किसी भी कंपाउंड का अगर कोई लॉग में वैल्यू आ रहा है तो उसका वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आप एंटी लॉग कैसे देखोगे। एंटी लॉग होता क्या, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको बेसिक बात बता दूं लॉगरिथम के बारे में। इससे लॉगरिथम 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, तुम लोग पता ना कब पढ़ा है पता नहीं। लॉगरिथम का हिंदी होता है लघु गुणक। नेपियर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था। लघु गुणक मीन्स गुना भाग को लघु करना, मीन्स आसान करना। लॉगरिथम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिससे हम लोग कैलकुलेशन को इजियर करते हैं। आप देखना खुद भी आपको पता चलेगा। लॉगरिथम की हेल्प से हम लोग मीन्स मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन बना दे, एडिशन बना देते हैं, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन बना देते हैं, पावर को मल्टीप्लिकेशन बना देते हैं। मीन्स कैलकुलेशन को आसान करता है। जैसे मान लो अगर आपके सामने आया y इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4.3, अब आपको कैलकुलेट करना है। यू कांट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y इन दिस फॉर्म, क्योंकि आप नहीं जानते हो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इस तरह की कैलकुलेशन को करने के लिए लॉगरिथम का हम लोग यूज करते हैं। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y इज इक्वल टू 4.3 log 10, log 10 का वैल्यू 1 हो गया, तो log y इज इक्वल टू 4.3 आ गया, कैलकुलेशन हो गया। लेकिन अब पॉइंट यह है कि तो log y में आया, अब y कैसे निकलेगा, तो लॉगरिथम जब बनाया गया तो उसका log से बाहर निकलने का भी रास्ता बनाया गया। तब यहां से y इज इक्वल टू निकालना हो तो लिखेंगे एंटी लॉग, मीन्स लॉग एंटाई, एंटी और एंटाई एक ही बात है, एंटाई लॉग 4.3। अब y के वैल्यू, अब इसी एंटी लॉग को देखने के अब मैं रूल्स बताने जा रहा हूं कैसे देखेंगे हम लोग। और जैसे ही एंटी लॉग देख लोगे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो एंटी लॉग देखने का तरीका मैं बता रहा हूं कैसे देखेंगे, उस चीज को देखो। अब मान लो एक कोई डेटा लेते हैं, इसी को कोई बड़ा सा डेटा लेते हैं, मान लो log x इज इक्वल टू है 4.346। अब 3.67 ये दिया हुआ है, इसका हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x निकाला तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3467
तो रूल यह होता है कि डेसिमल से पहले जो डिजिट है वो देखेंगे पहले, वो कितना है जी 4 है, तो उसमें 1 ऐड करके 10 टू द पावर करके पहले लिख देंगे। तो 4 में 1 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 5 करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो जी, मैं रूल्स पे आपको बता रहा हूं, ये मैथमेटिक्स कैसे हुआ होगा वो अलग चीज है, वो आपको तो पढ़ना भी नहीं है। डायरेक्टली रूल किस तरह से आप टेबल देखोगे मैं बता रहा हूं। अब एंटी लॉग का टेबल देखने के लिए डेसिमल के पहले जो डिजिट है उसका कोई रोल नहीं है, उसका काम खत्म हो गया। डेसिमल के बाद वाले डिजिट को ही हम टेबल्स देखते हैं। अब देखना, एंटी लॉग के टेबल में डेसिमल में ही दिया होगा। एंटी लॉग का जो टेबल होता है उस टेबल में डेसिमल से ही शुरू होता है। डेसिमल 00, डेसिमल 01, 02 इस तरह से दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है। हियर ऑल्सो फर्स्ट 2 डिजिट्स रिप्रेजेंट रो, थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट्स कॉलम, फोर्थ रिप्रेजेंट मीन डिफरेंस। हो गया। इसके बाद वाला रहता तो बेकार रहता, उसका कोई यूज नहीं है। अब 0.34 वाले रो का 6 वाले कॉलम का वैल्यू देखना है। तो 0.34 वाले रो का 6 वाले कॉलम का वैल्यू 2218 है। 2218 जो भी वैल्यू आप टेबल से देखकर लिखते हो, वो लॉग का हो या एंटी लॉग का हो, वो सब का सब डेसिमल के बाद का ही रहता है। लिख दिया। अब उसी रो में आगे बढ़ो, मीन डिफरेंस देखो। 0.34 वाले रो में आगे बढ़ो और 7 का मीन डिफरेंस देखो। 7 का मीन डिफरेंस 4 है, इसको 4 ऐड कर देंगे। अब साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है तो डेसिमल को 1 डिजिट आगे ले जाओ, तो 2.222 10 टू द पावर क्या हो जाएगा जी 4। इस तरीका से आप देख सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल, अब अगर निगेटिव वाला में, इससे लॉग के बारे में, जैसे लॉग ए का पावर एक्स इक्वल वाई का दिया हुआ है, तो लॉग का बेस होता है, ए हुआ बेस, ये हुआ पावर ऑफ लॉग, और ये वैल्यू उसका हुआ। तो आप इसको लिख सकते हो ए एक्स इज इक्वल टू ए का पावर वाई, लिख सकते हो ऐसे। अब यहां पे कंडीशन रहता है कि ए कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, और पावर जो आपका है एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। ये भी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन ये 1 भी नहीं हो सकता है, ये कंडीशन है। अब यहां पे लेकिन लॉग का वैल्यू जो है वो निगेटिव हो सकता है, मीन्स वाई निगेटिव हो सकता है। तो उस केस में कैसे कैसे क्या होगा, इस चीज को देखो। लॉग वाई इज इक्वल टू -4.36 मान लो कर दिया इस तरह से, इसका टेबल, इसका वैल्यू निकालना वाई का, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहला काम होता है कि लॉग का एंटी लॉग यहां पे निकालना है, एंटी लॉग -4.36। तो जब भी निगेटिव का हो तो उस समय हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं इसमें, क्योंकि हमारा यहां बाहर नेगेटिव होने का मीनिंग हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जो इंटीग्रल पार्ट है वो और जो मैंटीसा है वो भी, दोनों में जो फ्रैक्शनल पार्ट है दोनों नेगेटिव हो गया। जबकि रूल यह होता है कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा 0-1 के बीच में होता है। इंटीग्रल पार्ट निगेटिव हो सकता है, यह मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है देखने में। रूल्स याद रखो। सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। रूल यह होता है, रूल यह होता है कि जो इंटीग्रल जो हो आपका इंटीग्रल पार्ट है उसमें 1 ऐड कर देंगे, कर दिया, 4 में 1 ऐड करोगे 5 हो गया, और डेसिमल पार्ट को 1 से माइनस कर देंगे। तो 1 से 0.36 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 0.36 अगर आप माइनस करते हो तो अगर 40 माइनस करते हो 60 हो जाएगा, 0.36 से माइनस करते हो तो हो जाएगा आपका 64।
64। 1 को इसमें ऐड किया और डेसिमल पार्ट को 1 से माइनस किया, लेकिन ये अब हुआ कि अब ये तो निगेटिव हो गया, ये तो निगेटिव है। और जो निगेटिव साइन को इसके सर के ऊपर रखेंगे बार बना करके। मीन्स करना यह है कि माइनस साइन को पहले हटाएंगे, इंटीग्रल पार्ट में 1 ऐड करेंगे तो 4 में 1 ऐड किया 5 हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट को 1 से माइनस करेंगे तो 1 से 0.36 को माइनस किया तो 0.64 आ गया, लेकिन माइनस तो है, उस माइनस को इंटीग्रल पार्ट के सर पे रख देंगे। अब एक फॉर्मेट में रेडी है, अब इसमें टेबल देख सकते हैं। तो y इक्वल टू हो गया एंटी लॉग 5/6.4। सबसे पहले डेसिमल पार्ट, डेसिमल से पहले देखेंगे कि जो इंटीजर है वो क्या है, तो -5 है। -5 में 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा जी, -4, और 10 टू द पावर पहले ही कर देंगे। अब 0.64 को टेबल देखो, 0.64 के बाद कोई डिजिट है नहीं तो खुद से मान लेंगे 0 0, एक ही बात है, मानो या ना मानो। तो 0.64 वाले रो का 0 वाले कॉलम का वैल्यू देखना है, तो 0.64 वाले रो का 0 वाले कॉलम का वैल्यू है 4365। हो गया। अब साइंटिफिक नोटेशन में राइट करोगे, डेसिमल को 1 डिजिट आगे करो, 4.365 10 टू द पावर -3 हो जाएगा आपका। मीन्स डेसिमल को आगे करो तो और बढ़ जाएगा, मीन्स 10 टू द पावर -4 में 10 टू -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू -5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो।